नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और दोबारा से आप सभी का स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। और एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th का जो चैप्टर है इंडिया वाली बुक का, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम इस वीडियो के अंदर वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड हमने पहला पार्ट पहले ही अपलोड किया हुआ है। नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको पहले से पता है, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। कहने का मतलब ये है कि हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ आप हमारे साथ एक्स्ट्रा क्वेरीज के लिए इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आई होप आप वीडियो के सेकंड पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम वीडियो के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मैंने डायरेक्टली डेंसिटी के बारे में समझाने की कोशिश करी है। तो डेंसिटी एक, आपको पता है, इसे अंक गणित घनत्व बोलते हैं डेंसिटी। दूसरा है फिजियोग्राफिकल डेंसिटी और तीसरा है हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी। ये तीनों डेंसिटी कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ वाई इन पे फोकस करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई मैंने इसे बताया है। इसे हम अर्थमेटिक डेंसिटी बोलते हैं, क्रियात्मक घनत्व बोलते हैं और कृषि घनत्व बोलते हैं। इनको निकालने का एक अलग तरीका है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी निकालने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कितना टोटल पॉपुलेशन रह रहा है, जितना भी टोटल पॉपुलेशन रह रहा है, उस टोटल पॉपुलेशन के उस टोटल एरिया से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वहाँ की ज़मीन की डेंसिटी पता चल जाएगी, जो अर्थमेटिक डेंसिटी जैसे आप कहते हैं। दूसरा ये वाला जो है, ये वो वाला इलाका है जहाँ पर हमें टोटल पॉपुलेशन के साथ वो वाला इलाका हमें डिवाइड करना पड़ता है जहाँ इलाके पे खेती हो रही है, जैसे बोलते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो उसे हम फिजियोग्राफी डेंसिटी बोलते हैं। और इस वाले अंदर इसमें वो वाला है जो जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करती है। तो इन दोनों के अंदर, दोनों में एक मात्र छोटा सा डिफरेंट मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए कि 100 लोग रहते हैं यहाँ पे, और जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज में खेती होती है, यहाँ खेती होती है, यहाँ खेती होती है, यहाँ खेती होती है। तो हमें खेती का एरिया, जहाँ खेती हो रही है, उस एरिया को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड अगर कर देंगे, मान लीजिए 25 किलोमीटर या स्क्वायर मीटर, जितने भी इलाके में अगर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर होता है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, कुछ हमारा डेंसिटी 4% समथिंग निकलता है, वो हमारा ये वो इलाका हो गया जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग काउंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे खेती हो रही है वो काउंट हो रहा है, और जो लोग एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं सिर्फ वो लोग काउंट हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इन दोनों में ये डिफरेंट है। और पेपर में ये पूछा जाता है कि जो घनत्व है वो डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे जनसंख्या ग्रोथ के बारे में। मान लीजिए कि कोई एक गांव था, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा गांव झरेरा विलेज है। अब एक ए गांव है और दूसरा एक गांव है सदर बाज़ार, दोनों एक गांव है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों हम टाउन मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनमें जो ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, आप उन्हें कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करना भी तो आपको आना चाहिए ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए एक नेचुरल ग्रोथ का एक तरीका होता है। जनसंख्या के ग्रोथ का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में या तो जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है, तो उसके हिसाब से हम जनसंख्या के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। या तो जनसंख्या का बढ़ना हो सकता है या जनसंख्या का घटना हो सकता है, तो उसे ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ में देखेंगे। और उस हिसाब से एक नए फॉर्मूले जो हैं थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें टर्म्स आपको समझनी है कि अगर आपको पॉपुलेशन चेंज को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा बर्थ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, उसके बाद डेथ रेट क्या होती है, माइग्रेशन में भी इमिग्रेंट और एमिग्रेंट माइग्रेशन क्या होता है, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं, वो आपने पहले ही पढ़ लिया था। लेकिन अगर किसी एक ए टाउन की और बी टाउन की, झरेड़ा विलेज की और सदर बाज़ार की, अगर पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, या जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है, तो बढ़ने और घटने का दोनों एक कारण क्या होगा, ये सभी कारण होंगे। तो
तो ये सभी कारण को अब हम समझते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये सारे रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले किसी जनसंख्या के अंदर अगर हमें देखना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ने का तरीका हमारा ये है कि प्रति 1000 किलोमीटर पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि किसी इलाके की जनसंख्या का ग्रोथ कैसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये CBR है, ठीक है ना, इसे हम अधिशोषित जन्म दर बोलते हैं, ठीक है ना भाई। इसका नॉर्मल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी एक स्थान पे हर साल कम से कम 1000 लोग पैदा होते हैं, ठीक है, 1000 लोग पैदा होते हैं और पॉपुलेशन पूरे किसी भी इलाके की मैं मान लेता हूँ कि किसी भी पॉपुलेशन किसी एक प्लेस की इतनी पॉपुलेशन है ना, इतनी पॉपुलेशन है, या और मान लेते हैं कि और पॉपुलेशन है, तो हमें बर्थ रेट निकालने का तरीका सिंपल सा है। जितना बर्थ हो रहा है किसी एक प्लेस पे, ठीक है, किसी एक प्लेस पे कितना बर्थ रेट हो रहा है उसको इंटू कर देंगे 1000 से, तो आपको परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, बेसिक फंडा था, इससे आप निकाल सकते हैं। इसको आप फाइंड आउट करिए कितने परसेंटेज में आपका आएगा। तो ये बर्थ रेट हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ये बर्थ रेट है। लेकिन अगर जनसंख्या में हमें डेथ रेट जानना है तो इसका मतलब होता है कि एक विशेष वर्गों में कितनी मौतें हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी डेथ्स हो रही है, ठीक है ना। तो ये डेथ का एक तरीका है कि कितने लोग मर रहे हैं, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का कितना बर्थ रेट है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग अबाउट इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट वो हाईएस्ट है, ओके, हाईएस्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे बर्थ रेट सबसे लोएस्ट है। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं किसी राज्य की बात कर रहा हूँ। सो आपको ये आंसर करना है, ये बताना है आपको कि हमारे भारत के अंदर कौन सा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो क्या कहते हैं ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो कम है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग होता है। तो आपको भारत के हिसाब से पता करना है। अब ये तो हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट। अब होता है माइग्रेशन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे बंदा जाता है तो जहाँ से जाता है उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और जहाँ पे वो पहुँचता है उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन को हम अगर सरल भाषा में देखें तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसको दूसरे टर्म के अंदर इसको जस्टिफाई किया गया है। वो क्या है अभी हम आगे देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट, ये तो हमारा टैगलाइन है ही। अब इसको और डीपली समझते हैं। देखिए, कोई एक प्लेस है, उस प्लेस पे अगर हम जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, उसके फॉर्मूले को पता करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, नेचुरल और इंड्यूड का मतलब होता है अनुमानित। तो नेचुरल ग्रोथ रेट हमें कैसे पता चलेगी? नेचुरल ग्रोथ रेट हमें ऐसे पता चलेगी कि जितने लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए कि एक साल के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लोग पैदा हो रहे हैं 1000 और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लोग हर साल मर जा रहे हैं 900। तो जीना और मरना अगर इन दोनों की रेंज को हम देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 लोग तो फिर भी ग्रोथ रेट में आ ही रहे हैं, मतलब ग्रोथ तो हो ही रहा है 100 लोगों का। तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जनसंख्या का बढ़ना और घटना अगर दोनों को माइनस कर दे प्लस कर दे, मतलब जो बर्थ रेट है उसमें से माइनस कर दे डेथ रेट को, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेचुरल ग्रोथ क्या है। अब एस्टिमेटेड कैसे पता चलता है? हमें एस्टिमेटेड पता करने का तरीका होता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट, उसको तो हमें मान लेना है कि कितना है, वो तो नेचुरल हो गया। उसके बाद किसी प्लेस से कोई बंदा इमिग्रेंट हुआ है या आउट हुआ है, किसी प्लेस से गया है किसी प्लेस से पहुंचा है, उन दोनों को भी अगर हम प्लस माइनस करके दोनों को जब प्लस कर देंगे तो भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमें पता चलेगा अनुमानित किसी पर्टिकुलर प्लेस का ये है। मैं आपको एक छोटा सा मोटा उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं दिल्ली के अंदर हर साल बंदा काम करने के लिए आता भी है और काम करने के बाद अपने घर भी चला जाता है। तो ये हो गया इन माइग्रेंट जो आया, आउट माइग्रेंट जो गया। अब आया और जो गया, इन दोनों में अगर हम मान लेते हैं कि हर साल काम करने के लिए कम से कम ना करके भी 1000 लोग 10,000 लोग आते हैं, ठीक है, और जो इन माइग्रेंट है मतलब आउटर जो होते हैं वो 10,000 चले जाते हैं और कम से कम 12,000 लोग काम करने के लिए आते हैं।
अब इन दोनों का अगर हम रेशो देखें तो कम से कम 2000 का फिर भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ऐसी बर्थ रेट और डेथ रेट में अगर हम देखें कि 1000 लोग पैदा हो जाते हैं हर साल और 900 लोग मर जाते हैं, तो इस हिसाब से ये 100 हो गया है ना, इसमें 100 का इजाफा हुआ। तो 100 को और 2000 को अगर हम देखें तो ये हो गया 2100, ठीक है ना, 2100 हो गया ये, तो 2100 हो गया। इस हिसाब से ये अनुमानित हो गया, ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम आंकड़ा लगा पाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में और क्या कहते हैं नेचुरल में दोनों में कितना डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे माइग्रेशन के टाइप्स को समझाने की कोशिश करी गई है। इसे बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी कि इमिग्रेंट, माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी स्थान से बाहर जाने वाले को, किसी स्थान से बाहर जाने वाले को, कोई बंदा बी प्लेस पे रहता था और वो ए प्लेस पे जाना चाहता है, तो जब वो बी प्लेस पे है अभी तो उसे हम इमिग्रेंट बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। उसके बाद जब वो बंदा किसी उस प्लेस से निकल के दूसरी प्लेस पे आ जाता है, इस ए वाली प्लेस पे वो आ जाता है, तो जब वो ए वाली प्लेस पे आ जाता है तो वो यहाँ पे इमिग्रेंट हो जाता है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि बंदा जिस प्लेस से निकल रहा है, प्लेस ऑफ क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया उसका, तो ये प्लेस ऑफ ओरिजिन था, तो इस समय यहाँ पे क्या था, वो एमिग्रेंट था। लेकिन जब वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, जब वो ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुँच गया, तो अब वो यहाँ पे एमिग्रेंट नहीं, अब वो यहाँ पे आके इमिग्रेंट हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। तो ये पेपर में बच्चों ने मुझसे बहुत बार पूछा था, डाउट था बच्चों का, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक ये है, ये बताने की कोशिश करिए कि अगर हमें मान लो, देखो जनगणना सभी को पता है कि हर 10 साल के अंदर कैलकुलेट करी जाती है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि 2021 की जो जनगणना आएगी 2011 के कंपैरिजन में जो हमारी बर्थ रेट हुई है वो कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई है, एक्चुअल जो ग्रोथ हुई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको इस पे ज़्यादा फोकस करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। मान लीजिए कि इसको फोकस कराने का तरीका ये होता है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ये होता है किसी भी साल में 10 साल के अंदर एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई है, उससे हमें पता चलेगा। P1 का मतलब होता है पास्ट में कितनी ग्रोथ रेट हुई थी और P2 में प्रेजेंट टाइम में कितनी ग्रोथ रेट हुई है। मान लीजिए कि पास्ट में हमारे पास कम से कम जनसंख्या रही होगी 10,000 की, या एग्जाम्पल रेशो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और प्रेजेंट में हमारे पास जनसंख्या जो है वो 15,000 की है, डिवाइडेड बाय, अब दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे 10,000 से, क्योंकि P1 का मतलब पास्ट ही है, इंटू 100, इससे हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट का पता चलेगा। अब इन दोनों में से माइनस कर दिया तो ये 5,000 हो गया, ये 10,000 था ही, ठीक है, 10,000 था ही, उसके बाद इंटू में 100 हो गया, तो ये कटने के बाद क्या हो गया, कटने के बाद 1/2 हो गया और ये 100 हो गया, इससे कट गया तो 50%, यानी कि 50% की ग्रोथ हुई है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया। ऐसे साइंटिस्ट लोग क्या, और जोग्राफिकल लोग जो होते हैं वो ऐसे ही पता करते हैं कि 2011 में ये पॉपुलेशन ग्रोथ था, 2012 में ये पॉपुलेशन ग्रोथ था, 2020 में ये पॉपुलेशन ग्रोथ था। इस तरीके से हम एक एक साल के पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, और ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है जिसमें लास्ट 2011 के आंकड़े दिए हुए हैं, जो बताने की कोशिश करी गई है कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो ग्रोथ हुई थी वो 17.64% की ग्रोथ हमारी हुई थी। अभी 2021 के आंकड़े नहीं आए हैं, तो 2021 के आंकड़े आ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 2020 के कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ कितनी हुई थी, मतलब जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो दिस इज इट। और ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका मतलब है जनांकिक संक्रमण। दैट कहने का मतलब ये होता है कि जनसंख्या जो थी किस हिसाब से बदल रही थी समय के हिसाब से। हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि जनसंख्या पहले स्लो थी, फिर कंट्रोल हुई, फिर और कंट्रोल हुई। ये फ्रेज बताने की कोशिश करी गई, स्टेजेस बताने की कोशिश करी गई है कि फर्स्ट स्टेज में क्या थी, सेकंड स्टेज में क्या थी और थर्ड स्टेज में क्या थी। द चेंजेस अकर इन द स्टेट विच इज कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक सर्कल। मतलब तो ये चीज क्लियर होगी अब तुम्हें, ठीक है ना। तो ये अब इसके बारे में जो आपकी बुकों के अंदर 3 स्टेजेस दी हुई है, इस स्टेजेस में ये बताने की कोशिश करी गई है कि शुरुआती समय में, ये कम से कम 1950 के टाइम पीरियड की बात है,
जिसमें क्लियर करा गया है कि उस टाइम पीरियड पे कैसे जो हाई फर्टिलिटी रेट था और मोर्टेलिटी रेट दोनों ही था, कि इंसान जो पैदा होते थे और क्या कहते हैं मरते भी थे, जो उस टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिला हुआ है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर के काम में थे, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे इलिटरेट थे और टेक्नोलॉजी का भी उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। सेकंड स्टेज जो था ये वो वाला टाइम पीरियड था जिस समय पे लोगों ने थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चालू करा था। इसमें ये देखने को मिला हमें कि फर्टिलिटी रेट यानी कि जो ग्रोथ था वो ठीक था, लेकिन साथ में जब लोग मर रहे थे वो थोड़े कम हो गए। इसमें इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि समय के साथ साथ हमने सैनिटेशन, हेल्थ केयर और इन सभी चीज़ों पे हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। उसके बाद जो तीसरी स्टेट हमें समझ में आती है, उस तीसरी स्टेट में हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस समय में पॉपुलेशन ना बढ़ रही थी और ना घट रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर ली थी। एट प्रेजेंट टाइम को अगर हम देखें, मॉडर्न टाइम पीरियड को, तो आप इस टाइम पीरियड को इसमें कंटेंट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेट थी जो पेपर में हर बार पूछी जाती है और पेपर में काफ़ी बार ये आई भी है। ठीक है, तो ये इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और अब हम मिलेंगे वीडियो के जल्द ही अगले पार्ट में। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। सो आबाद रहे, गाजियाबाद रहे और हमारी वीडियोस देखते रहे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।